बात करते हैं टूल किट मामले की, जिसमें दिशा रवि को कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वैसे पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। उधर पुलिस ने दूसरे आरोपियों शांतनु और निकिता को सामने बिठाकर पूछताछ भी की है। निकिता और शांतनु को कल भी साइबर सेल के दफ्तर में बुलाया गया है। सोमवार सुबह टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब और शांतनु दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के दफ्तर पहुंच गए। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए पहले ही नोटिस जारी किया था। इन दोनों से पूछताछ चल ही रही थी कि 3 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद पहले से गिरफ्तार दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगते हुए कोर्ट में दलील दी कि दिशा रवि ही मुख्य साजिशकर्ताओं में एक हैं। उन्होंने आरोपों का पूरा ठीकरा शांतनु मुलुक और निकिता जैकब पर फोड़ दिया है। इसलिए दिशा रवि को निकिता और शांतनु के सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। पुलिस ने जूम मीटिंग से लेकर टूल किट बनने तक की पूरी कहानी कोर्ट में फिर दोहराई। कहा कि दिशा रवि ही केवल इस केस का हिस्सा नहीं है, इनके साथ उन तमाम लोगों तक पहुंचना है जिन लोगों ने भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। हालांकि बचाव पक्ष ने पुलिस रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि दिशा से दिल्ली पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अगर पुलिस चाहती तो दिशा से जेल जाकर भी पूछताछ कर सकती थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दिशा को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। निकिता जैकब और शांतनु दोनों आरोपी ट्रांजिट बेल पर हैं, इसलिए पुलिस उनसे पूछताछ तो कर सकती है लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। सोमवार को पूरे दिन दोनों से पूछताछ होती रही। अब मंगलवार को पुलिस निकिता, शांतनु और दिशा रवि को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। वहीं मंगलवार को ही दिशा रवि की जमानत पर भी फैसला आना है। नई दिल्ली से कैमरामैन एन रवि के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपी वरवरा राव को, जिन्हें आज बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन ये जमानत शर्तों के साथ दी गई है। इसमें एक शर्त यह भी है कि उन्हें मुंबई में ही रहना होगा, साथ ही जब भी जरूरत होगी पूछताछ के लिए पेश होना पड़ेगा। A constitutional court cannot allow and abdicate its responsibility to see somebody's right being infringed. They have granted him medical bail at the first instance for 6 months, and after 6 months, if his conditions are not better and things remain the same, we have a right to apply for bail again. The conditions that are imposed are the normal conditions: not to interfere with the investigation, not to talk to his co-accused, not to leave. He has to stay in Bombay in the jurisdiction of the NIA court. It's a big relief to us because from last 2.5 years, no one was getting any small relief also in this case. So this is the first relief in DK case. We are very happy, but the condition is there and we have to be in Mumbai. He has to be in Mumbai. We have to think about that and plan. We will talk to the lawyers and then we will. How is he? Is his health at present? He is better, much better. He has improved. बात करते हैं बाबा रामदेव की दवाई की। शुक्रवार को उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली दवा बना ली है। इसे लेकर अब विवाद हो गया है। नौबत आ गई कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को उनके दावों का खंडन करना पड़ा। पतंजलि को अब सफाई देनी पड़ी है और डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था IMA ने कड़ी नाराजगी जताई है। शरद शर्मा की रिपोर्ट। शुक्रवार को 2 बड़े केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली सबूत युक्त दवा बना लेने का दावा किया। लेकिन बाबा रामदेव के करीबी और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के केंद्रीय संगठन प्रभारी राकेश मित्तल ने ट्वीट कर दावा किया कि पतंजलि की दवा को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मान्यता दे दी है। उन्होंने ट्वीट किया, पतंजलि ने आयुर्वेद को लेकर रचा इतिहास। कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली सबूत आधारित कोरोना दवाई के रूप में मान्यता दी। सवाल उठे तो खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्वीट कर कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना उपचार के लिए किसी भी पारंपरिक दवाई की ना तो समीक्षा की है और ना ही उसके प्रभावी होने को लेकर कोई सर्टिफिकेट जारी किया है। खुद पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट कर सफाई दी और कहा,
भ्रम दूर करने के लिए हम साफ करना चाहते हैं कि कोरोनिल को मिला WHO GMP अनुरूप COPP सर्टिफिकेट DCGI भारत सरकार ने जारी किया है। ये साफ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी भी दवा को मंजूर या खारिज नहीं करता। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर में लोगों के बेहतर और स्वस्थ भविष्य बनाने के लिए काम करता है। अब सवाल यह है कि बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल को लेकर सही स्थिति क्या है। तो सही स्थिति यह है कि आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल को कोरोना के इलाज के लिए एक सहायक उपाय के तौर पर मान्यता दी है और इसी आधार पर लाइसेंस मिला है। दूसरा, देश के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोनिल को COPP सर्टिफिकेट दिया है। WHO के दिशा निर्देश के आधार पर यह एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट ही होता है जो 158 देशों में दवा को एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए होता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक इस दवा का ट्रायल केवल उन्हीं मरीजों पर हुआ जिनमें हल्के लक्षण थे या लक्षण बिल्कुल नहीं थे, जबकि गंभीर मरीजों पर इसका ट्रायल अभी चल रहा है। वहीं देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री खुद इसके लॉन्च पर क्यों गए, ये कितना नैतिक है। उनका कहना है कि अगर ये दवा वाकई इतनी प्रभावी है तो वैक्सीनेशन पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं। WHO के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने खंडित किया है इस बात को। आज वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में लाया, इसके बारे में हम उनसे पूरी जानकारी चाहते हैं। आपको याद होगा कि 3-4 महीने के पहले ऐसे ही उन्होंने दवा लाई थी, वो बाद में विड्रॉ की गई थी। पेशेंट बढ़ने के टाइम पे ऐसा अगर कोई दावा करे कि ये प्रिवेंशन में भी काम आता है, ट्रीटमेंट में भी काम आता है और पोस्ट कोविड भी काम आता है, तो ये थोड़ी सी असंभव बात कही गई है। इसके बारे में हम फूड ड्रग और जो भी अथॉरिटीज है उनसे पूरी इसकी चर्चा करके उनके बारे में डॉक्यूमेंट प्राप्त करने की आवश्यकता रखते हैं और तब तक आए में इसका निषेध करेंगे और ऑब्जेक्शन लेंगे। मुंबई से पूजा भारद्वाज और दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी के साथ शरद शर्मा, NDTV इंडिया। अब सोशल मीडिया पर किसी जानी मानी शख्सियत को किसी भी चीज का प्रचार करने से पहले यह बताना होगा कि उसने इसके लिए पैसे तो नहीं लिए हैं। एड स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक सोशल मीडिया पर प्रभाव डालने वाली हस्तियों को अपनी सामग्री को लेबल करना होगा। उन्हें बताना होगा कि क्या किसी प्रमोशन के लिए उन्हें पैसे मिले हैं। 15 अप्रैल तक इन कायदों पर अमल शुरू होने की बात कही जा रही है। एड स्टैंडर्ड काउंसिल विज्ञापनों के लिए बनी एक स्वनियामक संस्था है। और महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कई जिलों में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो लोगों को लॉकडाउन तक की चेतावनी दे डाली है। फिलहाल अमरावती में 28 फरवरी तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। अकोला शहर में 23 फरवरी से 1 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। रात 11 से सुबह 6 बजे तक बेवजह घूमने पर रोक लगा दी गई है। नासिक में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। नागपुर में 7 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं तमाम तरह के कार्यक्रमों पर 5 मार्च तक रोक लगा दी गई है।